नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 19 जून का द हिंदू पीआईबी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है। अब देखो, हमारा करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहता है और सभी एग्जाम के लिए काम का रहता है। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, ऐसा कोई पेपर नहीं जहाँ इससे करंट अफेयर नहीं आएगा। ठीक है। नहीं आए तो अनसब्सक्राइब करके चले जाना। दूसरी बात, आप सभी बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। द हिंदू पीआईबी नोट्स जो है, ये सिर्फ जो वाइब्स भी यहाँ आपको आती है, नो डाउट बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर इससे पहचान मिली है और ये अच्छा नाम है। तो देखो, इससे है ना सिर्फ एक ये फील होता है कि सिर्फ द हिंदू और पीआईबी नोट्स इस चैनल पे यहाँ पे जो अपना परिवार है यहाँ देखने को मिलेगा आप लोगों को। लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि आपको है ना ऐसी चीज़, जैसे हम करंट अफेयर देते हैं ना, जबरदस्त टॉप नॉच आपको मिलता है, ऐसे ही हम दूसरी चीज़ें आपके मेंस के लिए भी प्रोवाइड करवाएं। ठीक है। चाहे वो आपका किसी भी स्टेट का पीसीएस एग्जाम हो या यूपीएससी बीपीएससी हरियाणा राजस्थान बंगाल बिहार उड़ीसा कहीं का भी पीसीएस एग्जाम हो, यूके यूएस का, मतलब सॉरी यूके उत्तराखंड है, ठीक है, यूएस का। ठीक है। तो सभी के लिए काम कर रहे हैं, हर एंगल को ये चीज़ें कवर करे। तो एक अच्छा सा नाम अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बता सकते हैं, क्योंकि आप लोग ही हमारी पहचान हो। ठीक है। तो आप बिल्कुल बता देना। ठीक है। अब देखो, शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे विवा टेक 2026। ठीक है। ये क्या है? ये एक यूरोप का बहुत बड़ा लार्जेस्ट जो है प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। मतलब टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इवेंट है, पेरिस फ्रांस में होता है। और यहाँ पे जो मैक्रोन साहब है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी साथ में ले जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, इस इवेंट में लेके जाते हैं। तो बस थोड़ा सा ये बन जाता है कि भाई ये इवेंट रिसेंटली कहाँ पे होता है। ठीक है, बस इतना याद रख लेना। नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम्मेलन फ्रॉम दिस मंथ, हर एग्जाम के लिए काम का है। 52वां G7 शिखर सम्मेलन, 52वां G7 समिट। पहली बात, ये समिट कब होता है ये ध्यान रख लेना दिमाग में, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारे पीसीएस के एग्ज़ाम देखने को मिल जाते हैं जिस एग्ज़ाम में डायरेक्ट ये भी पूछ लेते हैं आपस में जो समिट्स होती हैं वो कौन कौन से महीने में होती हैं, उसका भी आगे पीछे मतलब ऐसे करके अरेंज जैसे सीक्वेंस में अरेंज करना पूछ लेते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। फिर ये जगह कौन सी जगह पे ये आयोजित किया जाता है? एवियन ले बेंस, ये फ्रांस में पड़ता है, तो यहाँ पे ये सम्मेलन होता है। दूसरी बात जो आपको जाननी है, ये जो सम्मेलन है, ये जो समिट जो होती है, इसका कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है और ये किसी ट्रीटी के ऊपर बेस्ड भी नहीं है, ये भी याद रख लेना। ठीक है। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है कि G7 का सदस्य भारत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ये इवेंट जो है 7वीं बार उनको आमंत्रित किया गया, वो पहुंचे हैं, तो ये भी याद रख लेना, क्योंकि वनडे एग्जाम में ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी सवाल कई बार पूछने देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। और इस बार जो इसकी प्रेसिडेंसी है वो फ्रांस के पास होती है, मतलब अंडर फ्रेंच प्रेसिडेंसी ये इवेंट, ये सम्मेलन सबमिट होता है। इस बार की थीम की बात करें तो नई साझेदारी बनाकर और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण, मतलब फोर्जिंग न्यू पार्टनरशिप एंड रीबिल्डिंग इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी। ठीक है गाइज। अब देखो, ये कब बनता है अगर इसकी बात करें हम, तो 1975 में वैश्विक आर्थिक संकट और तेल झटका, तेल क्राइसिस जिसको हम कहेंगे, ऑयल शॉक्स जिसको कहेंगे, तो वो कब आता है? देखो, हिंदी में थोड़ा शॉक्स को इन्होंने झटका वर्ड लिखा हुआ है, हिंदी थोड़ी ऐसी होती है। ठीक है। तो ऑयल जो क्राइसिस आपको पता होगा 1973 में ऑयल क्राइसिस, तो उसकी वजह से फिर ये लेके आते हैं। और जब इसको बनाया जाता है ना, उस टाइम पे इसका G6 के रूप में इसको स्थापित किया जाता है, जिसमें फ्रांस होता है, वेस्ट जर्मनी होता है, जापान, इटली, यूके, यूएस होता है। ठीक है। अब G7 कब बनता है? ये G7, कनाडा इसको 1976 में इसमें शामिल होता है, इसको ज्वाइन कर लेता है कनाडा। ठीक है। तो ये G7 बन जाता है। अब ये G8 भी बनता है कब? 1998 में, जब रूस इसको ज्वाइन कर लेता है, इसमें शामिल हो जाता है। फिर दोबारा ये G7 ही बन के रह गया है, क्योंकि 2014 में रूस को इससे निकाल देते हैं, निलंबित कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, क्योंकि इस पे आरोप होता है कि इन्होंने क्रीमिया को हथिया लिया है, इस वजह से। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस करें G7 के बारे में। रही बात आउटकम के बारे में, तो इससे कुछ इतनी खास आउटकम नहीं निकल के आई है, तो बस हमने कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, क्योंकि वो हम वही चीज़ लेके आते हैं जो आपके एग्जाम तक सीमित रहे, एग्जाम में डायरेक्ट आए। ठीक है। अब देखो,
एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है खान क्वेस्ट, ठीक है। अब देखो बहुपक्षीय मतलब होता है मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है खान क्वेस्ट। तो कोई भी चीज़ जब बहुपक्षीय मल्टीलैटरल जब जो कोई चीज़ होती है ना, तो वो एग्जाम में डायरेक्ट पूछी नहीं जाती, मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज़ बाइलेटरल होती है, मतलब दो देशों के बीच में अगर कोई चीज़ होती है तो वो काम की बन जाती है। तो इस एक्सरसाइज से ये जान लो कि ये एक्सरसाइज कहाँ पे होती है। ये 20 जून से 3 जुलाई तक रहेगी। 5 हिल्स प्रशिक्षण क्षेत्र है उलान बतूर मंगोलिया में, ठीक है। और अगर इससे पहले के सेशन की बात करें तो वो भी मंगोलिया में ही हुआ था अंतिम, ठीक है, तो याद रख लो। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे भारतीय फार्माकोपिया आयोग, जो हमारा इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है, वो रिप्रेजेंट इंडिया एट 16वां विश्व फार्माकोपिया सम्मेलन कहाँ पे, ब्राजील में होने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऐसी कोई चीज़ ध्यान रख लो कि भाई भारत, कई बार ऐसा भी होता है भारत किसी भी चीज़ की ऐसे प्रतिनिधित्व अगर करता है तो हमारे लिए काम का रहता है, और वो चीज़ें मैं लेके आता हूँ, टेंशन फ्री रहो। अभी के लिए जैसे हम लोग पोस्ट करते रहते हैं, हमारा जो टेलीग्राम हैंडल है द हिंदू PIB नोट्स, तो टेलीग्राम पे सरकार ने अभी कुछ दिन के लिए बैन लगा दिया गया है। तो हम भी सोचेंगे अब टेलीग्राम के अलावा भी कोई दूसरी चीज़ों पर आप बच्चों को लेके आने का, क्योंकि कई बार देखो फ्यूचर का भी सोच सकते हैं। अगर मान लो इस प्लेटफॉर्म को परमानेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने बंद कर दिया तो क्या होगा। वैसे ऐसे चांस तो नहीं लगते हैं होने के, लेकिन अगर हो जाए तो क्या करेगा, तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी हम आपको लेके आएंगे, ठीक है। अब देखो एक कादियान ब्याज रेलवे लाइन परियोजना है, ठीक है। ये परियोजना पंजाब में है, पुरानी परियोजना है 1928 के आसपास की। तो ये चर्चा में आती है, इसको दोबारा से रिवाइव अच्छा बनाने के लिए इस पे पैसा खर्च किया जाएगा, तो इसीलिए हमने भी डिस्कस किया है, ठीक है। इसके बाद देखो, क्योंकि ये PIB में भी न्यूज़ में थी, ठीक है। अब बात करेंगे निपा वायरस। अब देखो निपा हुआ, इबोला हुआ, ये ऐसे वायरस हैं जो डेली ही चर्चा में रहते हैं, ठीक है। तो इबोला के बारे में पहले भी डिस्कस कर रखे हैं हमने, निपा के बारे में भी कर रखे हैं, आज भी कर लेते हैं। तो देखो निपा वायरस जो है ये जानवरों से मनुष्य में फैलने वाला बिल्कुल घातक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वही होता है जो जानवरों से आदमी मनुष्य में फैल जाता है। इसकी मृत्यु दर भी काफ़ी घातक है, बिल्कुल, ठीक है। जब आपको ये वायरस से आप ग्रसित होंगे तो वो नॉर्मल सी बात है, आपको खांसी जुकाम बुखार सर में दर्द ये सिम्टम देखने को मिलेंगे। वैसे देखो कुछ भी हो, अगर मान लो आपको जुकाम लग गई तो आपको सर दर्द भी होगा, आपको बुखार भी होगा, सर्दी का मौसम में तो खांसी भी देखने को मिल जाती है। तो ये चीज़ें वायरल ऐसे वाले सिम्टम्स नॉर्मली हर चीज़ में देखने को मिल जाते हैं। अब ये फैलता कैसे है, 1998 में मलेशिया में सुअरों में इसके प्रकोप के दौरान पहचान की गई थी। मतलब सुअरों में हुई तो सुअरों के बाद जो पिग फार्मर्स थे उनमें देखने को मिल गई थी, ठीक है। अब है इसका कोई विशिष्ट इलाज नहीं है। जिस प्रकार आपको बुखार हो गया उसके लिए नॉर्मल दवाई दे देते हैं, कोई ऐसा पर्टिकुलर इलाज तो है नहीं देखने को मिलता। तो वैसे जैसे आपको जुकाम हो गया उसका कोई इलाज थोड़ी है, 4-5 दिन तक वो रहते हैं उसके सिम्टम्स, ऐसे ही इसका तो बिल्कुल नहीं है, ये तो बहुत घातक चीज़ है। तो ऐसे वाला जो होता है ना, वैक्सीन की बात की जाती है तो खतरनाक बीमारियाँ होती है, पेपर में वही पूछते हैं। अब जुकाम तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऐसी वाली जो बीमारियाँ होती हैं वो याद रखा करो, ठीक है। इसी के साथ मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद आप